गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा 247 पे। आज की क्लास में मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, पीसीएस तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। कितना? आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ईयर्स एगो इसको मिलियन में हो जाएगा 4600 मिलियन। 4600 मिलियन ईयर्स एगो। इससे पहले के क्लास में यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे। यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन करता है? तो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही देखिए क्या बोला गया था कि यूनिवर्स की उत्पत्ति होता है। अब उसी यूनिवर्स से निकला हुआ है क्या? पृथ्वी, उसके जैसा प्लानेट, कितना प्लानेट, स्टार, एस्टेरॉयड से अदर सेलेस्टियल बॉडी की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से एक पृथ्वी है। तो उसी में से एक पृथ्वी जिसका उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन ईयर से पहले हुआ था। समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं पृथ्वी के बारे में जानते हैं। देखिए पृथ्वी शुरू में आज से पहले देखिए पृथ्वी के बारे में आज से पहले में शुरू में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय कुछ पृथ्वी पे कुछ जीवन कुछ नहीं था, ना ऑक्सीजन नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ यहाँ पे देखिए धीरे धीरे पृथ्वी की उत्पत्ति यह गैस का गोला था। और शुरू में पृथ्वी में एक सुपर कंटिनेंट था। क्या? एगो सुपर कंटिनेंट जिसको पैंजिया बोला जाता है। क्या? पैंजिया। शुरू में एक क्या था? पृथ्वी के अंदर एक सुपर कंटिनेंट जिसे होता है ना, महादेश होता है पृथ्वी, मिट्टी होता है, एक होता है महासागर, वो सब ठीक। तो शुरू में एक कंटिनेंट था और एक बड़ा मतलब महासागर था जिसे पैंथालासा बोला जाता है। क्या? पैंथालासा। शुरू में कुछ नहीं था, एक कॉन्टिनेंट था, बड़ा कॉन्टिनेंट जिसे सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। एक सुपर कंटिनेंट जिसे पैंजिया कहते हैं। क्या? पैंजिया। एक था सुपर ओशियन जिसे कहा जाता है पैंथालासा। क्या? पैंथालासा। चलिए अब इतना बेसिक नॉलेज जानने के बाद अब पृथ्वी की गति पर टॉपिक पे चलते हैं। चलिए पृथ्वी की गति की बात करें तो पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है। पहला होता है रोटेशन, दूसरा का होता है रेवोल्यूशन। क्या? पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या होता है? देखिए पृथ्वी की गति पहले मैं थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, तो बाद में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। दो प्रकार से होती है। कौन कौन? पहला होता है रोटेशन। हिंदी होता है घूर्णन। दूसरा का होता है रेवोल्यूशन। क्या? रेवोल्यूशन। हिंदी होता है परिक्रमण। समझ रहे हैं ना? अब पहला जानते हैं रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए रोटेशन क्या होता है। देखिए रोटेशन पृथ्वी है ना, अब एक होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर है ना, अपने अक्ष पर ही है ना पश्चिम से पूरब। पहले जानते हैं कि पृथ्वी की गति रोटेशन जो होती है वो किस दिशा में होती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मान के चलिए यह हो गया पश्चिम,
ठीक। ये हो गया पूरब, ग्लोब के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है, देखिए ये वाला पृथ्वी। आपको पृथ्वी इधर समझ लीजिए, इधर पश्चिम है, इधर हो गया पूरब। पहले हम बता दे रहे, उसके बाद बताएंगे कि ये 23.5 डिग्री झुका भी हुआ है। पहले हम बता दे इसके बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष है, ये हो गया अक्ष। आपको क्या, ये हो गया अक्ष। अक्ष समझ लीजिए, ये वाला हो गया अक्ष। आपके बता देते हैं, पहले हम थियोरेटिकल प्रैक्टिकल करके बता दे रहा हूँ मैं। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब नाचती है। तो देखिए पश्चिम से पूरब नाचती है, पश्चिम से पूरब, ऐसे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ये हो गया पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिम है, पश्चिम से पूरब नाच रही है अपने अक्ष पर। देख रहे हैं ना, यही होता है रोटेशन। रोटेशन पढ़ने से पहले इसके अक्ष के बारे में जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधा ना, पृथ्वी का जो अक्ष होता है ना, देखिए ये वाला पृथ्वी है, ये जो है ना इसका सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। जो पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको मिला के सीधा होना चाहिए, लेकिन ये सीधा ना होके 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देख रहे हैं ना, झुका हुआ लग रहा है, झुका हुआ है, देख रहे हैं, झुका हुआ है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पहले होता है अक्ष क्या होगा, अक्ष क्या है, किसी पता रहेगा तब ना पता समझेगा क्या अक्ष पर झुका हुआ है। तो अक्ष के बारे में जानिए, अक्ष होता क्या है, समझ रहे हैं ना, तब रोटेशन आपको पढ़ाएंगे। अक्ष के बारे में देखिए, तो अक्ष वो होता है, देखिए अक्ष वो होता है जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल, पृथ्वी के नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को मिलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को के नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को सेंटर से होते हुए, क्या, सेंटर से होते हुए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल को, नॉर्थ तथा साउथ पोल को सेंटर से होते हुए मिलाती है, उसे अक्ष कहते हैं। क्या, उसे अक्ष कहते हैं। तो अक्ष का परिभाषा लिखा दे रहे हैं। ये सब बात जानना बहुत जरूरी है। वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा पृथ्वी के केंद्र से होते हुए उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। उसे अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं, ठीक। अब देखिए अक्ष के बारे में जान गए। अब इसको, अब रोटेशन के बारे, रोटेशन जानने से पहले एक और बात इसमें होता है। देखिए अब इसको मिटाते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। एक होता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, पहले टर्म को जान लीजिए, तब रोटेशन समझने में बहुत ही आसानी होगा। मिटाए, आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। एक होता है
लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, 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 लाइन ऑफ क्या है, इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, मान चलिए ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी को से देखिए ऑर्बिट में जो है ना, बाद में बताएंगे कि ये ऑर्बिटल पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करती है, ठीक। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, पृथ्वी को ये सेंटर से होते हुए जाता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, समझ लीजिए। तो ये वाला याद रखिए पॉइंट को, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। ये वाला समझ, चलिए आप लिख लीजिए, हम हटाते हैं एक और। चलिए, और जब पढ़ रहे थे त्रिज्या के बारे में भी जानते हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। कितना, 6300। ये एनसीईआरटी का डाटा है, सीरियस में पूछा हुआ है डाटा, यही वाला याद 6400 बोला जाता है, ठीक, लगभग अप्रॉक्स 6600 माना जाता है, लेकिन डाटा यही होगा 6371 किलोमीटर। हम आगे जब इंडियन ज्योग्राफी होगा उस समय पढ़ाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। कितना, 6371 किलोमीटर होती है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, तब रोटेशन के बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब चलिए, अब क्या रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन क्या होता है, घूर्णन होता क्या है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। क्या, चलिए लिखा देते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं, उसे घूर्णन कहते हैं। क्या, घूर्णन कहते हैं। याद रखिए, सवाल में पूछा जाएगा, ठीक। पृथ्वी का दिशा, घूर्णन का दिशा कैसा होता है, किस दिशा में घूमती है, तब पश्चिम से पूरब, क्या, पश्चिम से पूरब घूमती है। यह कितना सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पृथ्वी का गति कैसा होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, रोटेशन कैसा होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्या, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चले, देखिए, अब देखिए थियोरेटिकल, देखिए ये हो गया आपको।
देखिए पहले बता दिए आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, बताया है 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। देखिए पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री हुआ, सीधा ना होके क्या 23.5 डिग्री झुका हुआ है कि नहीं, सीधा ना होके 23.5 डिग्री झुका हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही है ना, पश्चिम से पूरब ना घूमती है। देखिए अपने अक्ष पर ही घूम रही है, अपने अक्ष पर ही पश्चिम, यह मान के पश्चिम से पूरब, समझिए यह हो गया पश्चिम, बताते हैं यहाँ पे लिखे थे पश्चिम और इधर पूरब, समझ लीजिए इधर पश्चिम हो गया इधर पूरब हो गया। तो अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूरब नाच रही है, घूम रही है घूम रही है घूम रही है, जिसे रोटेशन कहते हैं। क्या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसे रोटेशन कहते हैं। चलिए घूम रही है, समझ रहे हैं ना। अब पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार कितने घंटों में घूमती है। पृथ्वी का एक घूर्णन कितना घंटा, एक घूर्णन पृथ्वी को एक घूर्णन लगाने में पृथ्वी का एक घूर्णन कितने घंटों में होती है। तो पृथ्वी का एक घूर्णन कितना घंटा में, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितना घंटा में लगाती है। तो एक घूर्णन आपको 24 घंटा में लगाती है। 23 घंटा समथिंग आता है, क्या 23 घंटा समथिंग अप्रॉक्स में बोला जाता है 24 घंटा। तो पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक बार का, देखिए ये जो पृथ्वी हुआ ना, आपको मान चलिए ये पॉइंट हो गया, आपको अक्ष है, ठीक, ये वाला अक्ष है, आपको यहाँ ये वाला ध्यान रखना है। ये हो गया, देखिए ये वाला यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट को फिर इसी पॉइंट पर, ठीक, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है। अब फिर एक ही पॉइंट पे पश्चिम से पूरा घूमते हुए यहाँ तक फिर आने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो कितना लगता है 24 घंटा। कितना, एक चक्कर, फिर देख रहे हैं, फिर से हम समझा रहे हैं, ये जो यूनाइटेड स्टेट है ये एक चक्कर लगा के फिर यहीं पर आना चाहिए। जब फिर ये यूनाइटेड स्टेट यहाँ से घूमते हुए यहीं पर फिर आ जाएगा तो इसको एक चक्कर बोला जाएगा, एक घूर्णन बोला जाएगा। वही बात हो रहा है कि पृथ्वी का एक घूर्णन कितना समय में होता है। तो पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटों का होता है, 24 घंटों का होता है, 24 घंटों का होता है। कितना आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी का एक घूर्णन कितने घंटों का होता है, 24 घंटों में। तो पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटा में लगाती है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की, परिक्रमण की। दूसरा का हो गया रेवोल्यूशन। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, चक्कर या घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या, उसे परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं या रेवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन। अब बात हुआ पृथ्वी एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाती है। पूछेगा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर
चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, 6 घंटे में लगाती है, घंटे में। यही 6 घंटा 4 साल में जुड़ के लीप ईयर जिसको बोला जाए, लीप ईयर में 300, आपको पता होगा लीप ईयर में एक साल कितने दिन का होता है, तो 366 दिन का होता है। यही जो 6 घंटा होता है 4 साल में जुट जाता है और 24 घंटा मिलके एक दिन लीप ईयर में बढ़ जाता है। क्या यही 6 घंटा जो 4 साल में एक्स्ट्रा रहता है, एक बार यहाँ इसको जोड़ के ना एक बार इसको जोड़ लिया जाता है और लीप ईयर में एक दिन में बढ़ा दिया जाता है। यही इसी कारण होता है, यही 6 घंटा एक्स्ट्रा के कारण। समझ रहे हैं? अब समझिए, आप नोट कर लीजिए आप पॉज करके। अब देखिए परिक्रमण, मान के चलिए ये हो गया सूरज, सन, ये हो गया ऐसे ही ये प्लानेट होता है। चौथा नंबर पर मेरा पृथ्वी, तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है। ये हो गया मरकरी, मरकरी प्लानेट है, मरकरी, वेनस, ई तब अर्थ। पृथ्वी का सन से डिस्टेंस प्लानेट के बोलेगा, प्लानेट के व्यू से बोला जाएगा तो कितना नंबर पे आता है, तो पृथ्वी तीसरा नंबर पे आता है। कितना? तीसरा नंबर पर सबसे पहले आता है, सबसे नजदीक है, सूरज के नजदीक मरकरी है, तब वेनस है, तब अर्थ है। समझ रहे हैं? तब अर्थ है। तो हम इस सबको मिटा रहे हैं, आपको सिर्फ अर्थ के बारे में समझा रहे हैं कि सही से समझ में आएगा, ये सब नहीं घोल मोज हो जाएगा। बता दिए आपको मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स से पिछला क्लास में बताए हुए थे आपको डिटेल में। देखिए क्या होता है, ये होता है सन, ठीक। ये हो गया ऑर्बिटल पाथ। क्या ऑर्बिटल, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल कक्षा, कक्षा बोला जाता है। अब पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? तो रिवोल्यूशन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या? ऋतु परिवर्तन होता है। जो सीजन में परिवर्तन देखते हैं ना, वो होता है इसी रेवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण होता है। और दिन रात पीछे, दिन रात है ना, किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। दिन रात रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन के कारण। पीछे बताना वाला था, घूर्णन भूल गए हैं। रोटेशन के कारण होता है, कारण होता है। आप नोट कर लीजिएगा, होता है। देखिए नोट कर लीजिए, क्या दिन रात किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। आगे हम नोट्स में भी लिखवा देंगे। दिन रात किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्या? ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात को समझिए, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। तो क्या बोले, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह होना चाहिए सीधा, ऐसे होना चाहिए, लेकिन सीधा ना होके यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस लाइन को जो बोला जाएगा क्या होता है? पहले बोले हैं, इसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। इसको, ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पर होना चाहिए, पृथ्वी को सीधा होना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
अब उस ये पहले बताया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में कौन काटती है, तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसको ही है ना लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। क्या, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, ये सब बेसिक बात है, आपको जरूर ये सब ध्यान में रखना, जल्दी बताता कोई नहीं है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चलिए पृथ्वी, देखिए पृथ्वी, अब पूछेगा पृथ्वी सूर्य का गति किस पाथ को फॉलो करती है। पृथ्वी जो जब सूर्य का गति करती है, चक्कर लगाती है, उस समय किस पाथ को फॉलो करती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर इलिप्टिकल वे में लगाती है। कैसा, इलिप्टिकल वे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर इलिप्टिकल पाथ में लगाती है। क्या, इलिप्टिकल पाथ में। देखिए पृथ्वी ऐसे इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, इलिप्टिकल पाथ में लगाती है, इलिप्टिकल ऐसे। इसको ये जो रास्ता है, इसको इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है। तो पूछेगा पृथ्वी किस पाथ को फॉलो करती है सूर्य का चक्कर लगाने में, तो कौन, इलिप्टिकल पाथ, जिसे अंडाकार पाथ बोला जाता है। कैसा, इलिप्टिकल पाथ। यह ध्यान में रखिए, आगे हम नोट्स में लिखा दे रहे हैं। तो अब देखिए, अब रेवोल्यूशन कैसे होता है। देखिए पृथ्वी का 4 गो पोजीशन होता है, यहाँ पे मेनली 4 गो पोजीशन माना जाता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए जब सूर्य की पोजीशन, जब पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पर होगा, ठीक, जब पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यह नॉर्थ, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है साउथ पोल, ठीक। तो पृथ्वी यह हो गया सूरज, तो सूर्य का किरण यहाँ पे पड़ेगा, सूर्य का किरण यहाँ पे नॉर्थ पोल पे पूरा पड़ रहा है कि नहीं। देखिए नॉर्थ पोल पे पूरा पृथ्वी का किरण, सूर्य का किरण पड़ रहा है, लेकिन साउथ पोल पर देखिएगा तो साउथ पोल क्या है, अंधेरा है। साउथ पोल आपको पूरा अंधेरा है। क्यों अंधेरा है, अगर मान के चलिए यह जो अक्ष है ये सीधा रहता तक अंधेरा रहता है, नहीं रहता। यह नॉर्थ पोल यहाँ रहता है, साउथ पोल यहाँ रहता है, तो यहाँ तक तो रोशनी आवे कर रहा है, लेकिन साउथ पोल अक्ष के झुका के कारण बहुत इधर है, इस कारण साउथ पोल पे अंधेरा पूरा रहता है। यहाँ पे है ना थोड़ा भी, मतलब 24 घंटा में होता है ना कि दिन रात होता है यहाँ पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पे है ना 24 घंटा में एक भी बार दिन नहीं होता है, 24 घंटा है ना रात ही रहता है। आगे चल के बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक रात रहता है। ये 24 घंटा यहाँ पे रात रहता है। इस पोजीशन को कहा जाता है, इसको बोला जाता है समर सोल्स्टिस। क्या, समर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु को बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु। जब अर्थ का पोजीशन यहाँ पे रहेगा तो इसको ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्या, समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, समर सोल्स्टिस इसको बोला जाता है। इस पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो पोजीशन है, इस समय इस पोजीशन पर कर्क रेखा पे, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को है ना सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे अधिक 21 जून डेट कौन सा होता है, 21 जून। इस जब पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पे रहता है, ठीक, जब पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पे रहता है, समर सोल्स्टिस में रहता है, तब उस समय कर्क रेखा पे सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। और इसी समय सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। समर सोल्स्टिस में सबसे, नॉर्थ गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन कब होता है, तो कोई पूछेगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, समर सोल्स्टिस में आपको सबसे बड़ा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कब होता है, तो 21 जून को होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। जब अर्थ का पोजीशन यहाँ पे रहता है तो सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। जब आगे चलते जाता है, जब अर्थ का पोजीशन यहाँ पर आएगा, ठीक, अर्थ का पोजीशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे दोनों है ना, दोनों पोल पे एकदम बराबर लाइट है ना पड़ता है। क्या, यहाँ पे एकदम बराबर लाइट पड़ता है दोनों। नॉर्थ पोल पे यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ पोल पे लाइट ज़्यादा रिसीव होता था, साउथ पोल पे तो रिसीव नहीं होता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन पे इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है, इक्विनॉक्स।
इक्विनॉक्स बोला जाता है पोजीशन, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स बोला जाता है। क्या? इक्विनॉक्स बोला जाता है। इसको ऑटमन सीजन बोला जाता है। चलिए आगे बताते हैं। ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है ना सूर्य का किरण बराबर नॉर्थ पोल पे भी बराबर और साउथ पोल पे भी बराबर किरण पड़ता है। तो यहाँ दिन रात लगभग है ना बराबर रहता है, दिन रात बराबर रहता है। 12 घंटा का दिन रहता है, 12 घंटा का रात रहता है। नॉर्थ पोल पे भी बराबर लाइट रिसीव होता है और साउथ पोल पे भी बराबर लाइट रिसीव होता है। समझ रहे हैं ना इसको? तो यहाँ पे दिन रात बराबर लाइट में होता है। आगे प्रैक्टिकल में आपको समझा देंगे लाइट बता के। अब देखिए, अब जब यहाँ पे ठीक यहाँ पे जब सन का पोजीशन आता है तो देखिए ये पोजीशन है ना, ये ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब देखिए अब लाइट कहाँ नॉर्थ पोल पे नहीं जा रहा है, नॉर्थ पोल उधर चला गया। अब लाइट कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे देखिए एक होता है 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कब होता है? 23 सितंबर को होता है। क्या 23 सितंबर को है ना बराबर 12 घंटा का रात होता है। और यहाँ पे जो पोजीशन होता है उस समय का तारीख कब रहता है? 23 सितंबर। उस दिन 23 सितंबर को है ना एकदम 12 घंटा का रात और 12 घंटा का दिन होता है। कब क्या होता है? 12 घंटा का रात और 12 घंटा कब होता है? तो 23 सितंबर को 12 घंटा का रात और 12 घंटा का दिन होता है। डेट याद रखिएगा 23 सितंबर को। अब यहाँ पे पोजीशन पे चलते हैं। यहाँ पे साउथ पोल पे है ना ज़्यादा लाइट रिसीव होता है, नॉर्थ पोल पे तो हो भी नहीं करता है। तो यहाँ पे चल के इक्वेटर हो गया। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कौन होता है? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा पर है ना सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। क्या होता है? मकर रेखा पे सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। कब होता है? तब 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे अधिक लाइट रिसीव होता है। कब होता है? तब 22 दिसंबर को होता है। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में जब सन का पोजीशन यहाँ पे होता है, इसको बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस। क्या? विंटर सोल्स्टिस। सोल्स्टिस होता है, सोल्स्टिस शरद ऋतु होता है। आगे बता देते थे क्यों होता है, सब बताते हैं। जब यहाँ पे पोजीशन होगा तब इसको है ना यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे है ना सबसे अधिक लाइट रिसीव होगा। तो यहाँ साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में इस पोजीशन पर जब रहता है, इस पोजीशन पे जब रहेगा अर्थ रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी पूछा जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तब 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा तो 21 जून को होता है। कब होता है? तो 21 जून को होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब सन का पोजीशन यहाँ पे, सन घूमते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक, सन इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए आता यहाँ पे आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इसको भी इक्विनॉक्स पोजीशन कहा जाता है। इक्विनॉक्स पोजीशन कहा जाता है, इक्विनॉक्स पोजीशन। अब घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर भी है ना सन का नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल पे सन का किरण जो लाइट होता है, सन का किरण बराबर मात्रा में पड़ता है और नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। इस कारण दिन रात और बराबर होता है यहाँ पे। तो कब होता है? तो यहाँ 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। कब होता है? तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। जब पृथ्वी का पोजीशन यहाँ पे हो, इक्विनॉक्स पे होगा, तब कब होगा? तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। अब चलिए अब बताते हैं।
अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिर घूमते घूमते पृथ्वी कहाँ से आएगा, यहाँ तक, यहाँ जहाँ से चला था यहीं से एक चक्कर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, एक चक्कर होता है। ये पृथ्वी सन का एक चक्कर पूरा कर लिया, तो पृथ्वी सन का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है, तो 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है। ठीक, 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ इस इक्विनॉक्स से लेके इस इक्विनॉक्स तक, इस इक्विनॉक्स से लेके इस इक्विनॉक्स तक, ठीक, इस इक्विनॉक्स से लेके इस इक्विनॉक्स तक आपको नॉर्थ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल पे दिन, नॉर्थ पोल पे 6 महीना, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन को 6 महीना होगा, अगर डे में गिना जाएगा 6 महीना हो जाएगा, तो 6 महीना तक नॉर्थ पोल पे दिन रहता है और साउथ पोल पे रात रहता है। 6 महीना पर है ना, नॉर्थ पोल पे दिन रहता है, लगातार दिन रहेगा, और साउथ पोल पे 6 महीना तक लगातार रात रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक पोजीशन जाएगा, यहाँ से यहाँ 6 मंथ हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक साउथ पोल पे दिन रहता है और नॉर्थ पोल पे रात रहता है। क्या, साउथ पोल पे दिन रहता है, नॉर्थ पोल पे रात रहता है, समझे। साउथ पोल पे दिन रहता है, नॉर्थ पोल पे रात रहता है, समझ गए आप बात को। अब मिटाते रहने दीजिए, आपको प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, थोड़ी देर रुक जा रहे हैं। इसको बोला जाता है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। इसको ऑटमन सीजन, इसको स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। क्या ऑटमन सीजन, स्प्रिंग सीजन क्या होता है आपको पता होगा। यहाँ 21 मार्च को होता है। चलिए यहाँ पे क्या, यहाँ इसको बोला जाता है समर सोल्स्टिस, इसको विंटर, समझ रहे हैं ना, याद रखिए, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, इसको ऑटमन सीजन। ऑटमन सीजन मतलब पतझड़ का सीजन। क्या कब गिरता है पता, देखते हैं ना, सितंबर के करीब में गिरने लगता है, इसको ऑटमन सीजन कहते हैं। इसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, देखते हैं नया नया पत्ता आता है पेड़ सब पे, देखते हैं ना, इसका इसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं। नोट्स भी बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए, देखिए अब मान के चलिए या अभी सभी समर सोल्स्टिस में है। अब देखिए मान के चलिए समर सोल्स्टिस में है, यहाँ सन क्या है, सन आपको 23.5 डिग्री झुका हुआ है, देखिएगा। लाइट आ रहा है, 1 मिनट जाइए, लाइट आ रहा है सही से, आपको अंधेरा में बढ़िया से पता चलेगा।
देखिए ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए मान के चलिए ये हो गया सन, क्या है, पृथ्वी अभी अपने अक्ष पर कितना 23.5 झुका हुआ है ध्यान दीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुका हुआ है। तो देखिए हो गया सन। तो सन देखिए यहाँ पे क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिएगा यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उस पर लाइट जा रहा है, पूरा बराबर लाइट जा रहा है जब समर सोल्स्टिस में इसका पोजीशन, जब सन पृथ्वी का पोजीशन समर सोल्स्टिस में हो। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी का पोजीशन समर सोल्स्टिस में रहता है, उस पोजीशन पे रहता है, तब उस देखिए नॉर्थ पोल पे, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे बराबर लाइट जा रहा है, देख रहा है लाइट जा रहा है नॉर्थ पोल पे, लेकिन साउथ पोल पे देखिए अंधेरा है, नहीं लाइट जा रहा है। पीछे देखिए है साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, नहीं जा रहा है, सिर्फ नॉर्थ पोल पे लाइट जा रहा है। इस कारण है ना यहाँ पे पृथ्वी पर सालों भर है, मतलब 6 मंथ है ना, 6 मंथ बताया ना, यहाँ पे 6 मंथ है ना लगातार आपको नॉर्थ पोल पे दिन होता है और 6 मंथ लगातार रात होता है। देख रहे हैं ना, अभी समर सोल्स्टिस में है तो नॉर्थ पोल पे लाइट जा रहा है ना, देखिए नॉर्थ पोल पे लाइट जा रहा है, लेकिन साउथ पोल इसका अंधेरा है कि नहीं। अब देखिए, अब यही देखिए, ये तो हो गया ऋतु पर। अभी चलिए अब देखिए, अब पृथ्वी का पोजीशन देखिए, अब पृथ्वी जैसे पोजीशन आगे घुसकेगा, ठीक, अब देखिए ऐसे घूमते घूमते ये हो गया सन के चक्कर काट रहा है। अब देखिए सन का चक्कर, अब देखिए यहाँ पोजीशन, जब सन का पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका सन का पोजीशन। अब यहाँ पे सन का पोजीशन आ गया, देखिए सन है, सन है, दिखाई दिया, देख लीजिए सन, देखिए दिखाई दे रहा है सन, यहाँ पे दिखाई दिया, देखिए अब जब यहाँ पे इक्विनॉक्स पोजीशन पे आएगा, देख रहे हैं दोनों पोल पे ना बराबर लाइट रिसीव कर रहा है, देख रहे हैं दोनों पोल पे बराबर लाइट रिसीव कर रहा है। जब इक्विनॉक्स पोजीशन पे अर्थ होगा तो दोनों पोल पे बराबर लाइट रिसीव करेगा। अब चलिए, अब आगे चलते हैं विंटर सोल्स्टिस में। अब विंटर सोल्स्टिस में चलते हैं। अब देखिए, अब विंटर सोल्स्टिस में चलेगा। तब विंटर सोल्स्टिस में जैसे गए, देखिए अब विंटर सोल्स्टिस में जैसे गए वैसे देखिए साउथ पोल पे लाइट जा रहा है, साउथ पोल पे पूरा लाइट जा रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल इसका अंधेरा है, दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल अंधेरा है, देख रहे हैं। अब चलिए, अब वैसे है, अब देखिए अब फिर पोजीशन इसका कहाँ जाएगा, पृथ्वी का इक्विनॉक्स पोजीशन पे यहाँ पे चला गया। अब देखिए फिर यहाँ पे पोजीशन चला गया। अब देखिए दोनों पोल पे फिर जा रहा है, 21 मार्च को देख रहा है, फिर है ना दोनों पोल पे बराबर लाइट रिसीव हो रहा है कि नहीं। इस कारण देखिए दोनों पोल पे बराबर लाइट रिसीव हो रहा है। इसी कारण से रेवोल्यूशन से, इसी कारण से सीजन परिवर्तन, इसी अनुसार सीजन परिवर्तन होता है। लाइट, सन के लाइट रिसीव कम बेस होने के कारण, ज़्यादा कम पड़ने के कारण है ना, ऋतु में देखते हैं ठंडा आता है, गर्मी आता है, इसी कारण से होता है। इसी लाइट के कारण अधिक गर्म, ज़्यादा ठंडा रिसीव होने के कारण होता है। अब बताया ना यहाँ पे समर सोल्स्टिस 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है कर्क रेखा पे, वहाँ पे मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा जब विंटर सोल्स्टिस होता है 22 दिसंबर को सबसे अधिक रिसीव होता है लाइट, यहाँ पे बराबर होता है, इक्विनॉक्स दोनों पोजीशन पे बराबर लाइट रिसीव होता है, इसी कारण से इसको ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सूरज है, कोई भी पोजीशन रहे सूरज रहेगा, तो यहाँ पे सूरज है, तो ये नच रहा है, ये एक चक्कर लगाएगा, यहाँ पर अभी इसके सामने है, तब देख रहे हैं यहाँ पे इसके सामने है। इससे पिछले वाला रेवोल्यूशन बताया, अब रोटेशन के बारे में बता रहे हैं। अब रोटेशन समझिए कैसे दिन रात कैसे होता है। इसके सन के सामने वाला जो फेस है उस समय देख रहे हैं अभी इजोत है, मतलब पूरा उजाला है, उसके पीछे वाला देख रहे हैं, उसके पीछे वाला अंधेरा है, सामने सन के फेस वाला जो है उसको पूरा उजाला है, उसके पीछे वाला क्या है, अंधेरा है। अब यही पश्चिम से पूरा पृथ्वी नाचता है, बताया है पश्चिम से पूरा जो पृथ्वी नाचता है,
अब नाच रहा है, जो आगे वाला फेस है वो आगे नाचते जा रहा है, जो पिछिलका आ रहा है वैसे ही दिन होते, जैसे जैसे नाचते जा रहा है वैसे वैसे दिन होते जा रहा है, रात हो जा रहा है। ऐसे ही एक चक्कर लगाता है तो दिन रात होते जाता है, एक चक्कर 24 घंटा में लगाता है तो दिन रात होता है। तो क्या समझे, रोटेशन के कारण दिन रात होता है और रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। समझ गए? अब चलिए नोट्स लिखवा दे रहे हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, आप छोटा वे में इसको लिखा दे रहे हैं। अब चलिए, सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, लंबवत चमकती है। अब बात हुआ उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, नोट कर लीजिए। इसमें मकर रेखा पर कर्क की लेखा, इसमें मकर रेखा पर उस दिन सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, लंबवत चमकती है, लंबवत चमकती है।
चमकती है, चमकती है, हो गया। आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कब होता है 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में तो कब होता है 22 दिसंबर को। और उसी का रिवर्स होता है, देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है उसी दिन। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन कब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होगा, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। सब जस्ट रिवर्स होता है। लिखा दे रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उसी प्रकार है ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। क्या, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। देखिए लिखा दे रहे हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। सेम रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सेम उसका रिवर्स हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और सेम हो जाएगा, तब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और एक और बात, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे छोटा रात हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटा रात होगा, अपोजिट हो जाता है। सेम उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो रहा है। ठीक, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात हो जाएगा। सेम वही पोजीशन हो जाएगा। क्या, देखिए हम फिर एक बार बता दे रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे छोटा रात होगा उत्तरी गोलार्ध में। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में बात किया जाए 21 जून को, तो सबसे छोटा दिन होगा, समझ रहे ना, सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे बड़ा रात होगा। सेम उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको उसी दिन सबसे छोटा रात होगा। और 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ा रात होगा। चलिए ध्यान से एक बात समझ जाइए, वही से सब पकड़ा जाएगा। अब बात करते हैं, अब 23 सितंबर तथा
21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। रात बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक। अब चलिए, दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। रात होता है। रेवोल्यूशन परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज होता है। ऋतु बताया ना, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, दिन और रात किसके कारण होता है? तो याद रखिए, घूर्णन, रोटेशन घूर्णन रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। क्या? दिन और रात किसके कारण होता है? तो रोटेशन के कारण होता है दिन और रात। घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। और बात करें रेवोल्यूशन, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या? रेवोल्यूशन परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। किसके कारण? रेवोल्यूशन के कारण। परिक्रमण के कारण दिन और रात मतलब ऋतु परिवर्तन होता है। सीजन चेंज किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ये सब VVI है। ये वाला VVI था आपको। अब एक और चीज होता है, एक बात पहले बताना भूल गए हैं कि पृथ्वी का अक्ष ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या होता है ऑर्बिटल प्लेन? देखिए, ये हो गया आपको सन, ठीक, ये हो गया सन, ये हो गया आपको ऑर्बिटल पाथ है, पृथ्वी हो गया। ये अपने अक्ष पर पृथ्वी झुका हुआ है। ये तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। तो ऑर्बिटल पाथ क्या हो गया? ये सेंटर, ठीक, ऑर्बिटल पाथ को जो फॉलो करती है पृथ्वी, जो ऑर्बिटल पाथ को फॉलो कर रही है, कौन? ऑर्बिटल पाथ को फॉलो कर रही है, उसके सेंटर से सूर्य जो बॉडी है जिससे लाइट निकल रही है, सूर्य से जो लाइट निकल रही है सूरज से, वहां से ठीक मिलाया जाएगा। जो रेखा मिलाया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसी को ऑर्बिटल, इसके सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से, ठीक, पृथ्वी के सेंटर से सूर्य को मिलाने वाली रेखा को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। पृथ्वी के सेंटर से सूर्य को मिलाने वाली रेखा को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करती है, ठीक, ऑर्बिटल पाथ वाला को, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। यहाँ से जो अक्ष हो गया 66.5 डिग्री का कोण बना दिया, देख लिए 66.5 डिग्री का कोण, यही होता है ऑर्बिटल प्लेन जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए एक और बात होता है ऑर्बिटल प्लेन। एक होता है पृथ्वी का न्यूनतम दूरी और मैक्सिमम दूरी, पेरीहेलियन और एपीहेलियन होता है। तो
तो क्या होता है, देखिए एक ऐसा पोजीशन होता है, एक ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक, सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है। मान के चलिए जब एक समय ऐसा हो गया पृथ्वी यहाँ पे हो गया, ठीक, पृथ्वी यहाँ पे, तो यहाँ सबसे कम दूरी पर पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस है ना, एक दिन ऐसा आता है कि सबसे कम हो जाता है, सबसे कम, क्या, सबसे कम हो जाता है, जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, क्या, पेरीहेलियन कहा जाता है। अब एक दिन ऐसा आता है, ठीक, अब पोजीशन देखिए, ये हो गया डिस्टेंस है, अब देखिए यह सन हो गया, ठीक, अब पृथ्वी का देखिए, ये पृथ्वी दूर हो गया, यहाँ पे नजदीक है पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ नजदीक है, अब यहाँ पे क्या है, सन से क्या, अर्थ दूर है, इसको, इस पोजीशन को कहते हैं, देखिए सबसे नजदीक वाला पोजीशन एक दिन ऐसा आता है कि सबसे नजदीक हो जाता है, उसे पेरीहेलियन कहता है। और एक दिन ऐसा आता है जो पृथ्वी का सबसे मैक्सिमम दूरी रहता है, उस पाथ पे रहती है, उस पाथ तो वही फॉलो करती है लेकिन सबसे मैक्सिमम दूरी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो एपीहेलियन, एपीहेलियन। अब डिस्टेंस की बात किया था, पेरीहेलियन में कितना डिस्टेंस होता है, 147 मिलियन किलोमीटर होता है, कितना, 147 मिलियन किलोमीटर। एपीहेलियन का बात करें तो 152 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ठीक, आप नोट कीजिए। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, देखिए पेरीहेलियन क्या है, सबसे कम डिस्टेंस क्या बोले, 147 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर है ना, तो देखिए इससे याद रखिए, जो नज़दीक में रहता है तो बार बार रिश्तेदार जो नज़दीक में होगा, मान चलिए आपका रिश्तेदार कोई होगा, वो नज़दीक में होगा ना, तो बार बार आपके घरे आके कहेगा ये सामान यहाँ चलिए वहाँ चलिए, तो आपका माथा दिमाग खराब कर देगा, साफ ही आपको पेड़ देगा, तो पेड़ देगा तो क्या आ जाएगा, तो पेरीहेलियन, नज़दीक में। याद रखिए कि आपका कोई रिश्तेदार है नज़दीक में, बार बार पेरता है, इतना ना दिमाग खराब करता है, तो इससे नज़दीक में याद रखिए क्या होता है, पेरीहेलियन। नज़दीक में रहेगा तो साफे पेड़ देगा, तो इसको पेरीहेलियन बोला जाता है। तो नज़दीक वाला को क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। सबसे नज़दीक दूरी को क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। कितना है, 147 मिलियन किलोमीटर, कितना, तो 147 मिलियन किलोमीटर। अब दूर वाला का, दूर का रिश्तेदार कभी देखते हैं, दूर का रिश्तेदार ना जल्दी घर पे आता है, बहुत दिन पे आता है, तो टेंशन फ्री आदमी रहता है, तो दूर का ये को याद हो गया पेरीहेलियन, तो दूसरा का ऑटोमेटिक याद है, दूर वाला 152 किलोमीटर, इससे याद रखिए। पेरीहेलियन याद रखिए, नज़दीक वाला बड़ा पेरता है, तो 100 क्या होता है, 147 किलोमीटर पेरीहेलियन। अब कब होता है, तो पेरीहेलियन समझ जाइए, पेरीहेलियन आपको हो जाता है 3 जनवरी को आपको पेरीहेलियन होता है। सबसे सूर्य से पृथ्वी का सबसे कम दूरी पर कब होता है, 3 जनवरी को। कब होता है पेरीहेलियन, कब होता है, 3 जनवरी को। और एपीहेलियन कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। कब होता है, 4 जुलाई को। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेरीहेलियन, हेलियन 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। एपीहेलियन कब होता है, एपीहेलियन 4 जुलाई को होता है। एपीहेलियन 4 जुलाई को होता है, क्या, 4 जुलाई को होता है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अरे अति हमको अति करना था।
चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।